नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में देखो, सबसे पहले हमने जो देखा है वो देखा था कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने हर जने की 30 मेंबर्स की, आपने जैसे क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि आप हाइट उठा रहे हैं, उनकी नोट कर रहे हैं, तो वो आता है किसके अंडर? कलेक्शन ऑफ डेटा के अंडर स्टेज में। कलेक्शन के बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप डाटा को उसको लिख कैसे रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज के अंदर ये डाल सकते हैं आप इसको। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है? अब आप देखो कि मैंने उठाया, जैसे ये एग्जाम्पल 1 है, वो कहता है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। अब 10 बच्चों के मार्क्स उसने ये लिख दिए, पहले बच्चे के इतने हैं जी, दूसरे के इतने हैं, तीसरे के इतने हैं, ऐसे रैंडम उसने 10 बच्चों के मार्क्स क्लास में लिख दिए, राइट। इसको बोलते हैं हम रॉ डेटा। क्या डेफिनेशन बोलते हैं कि इस फॉर्म में, जो लूज फॉर्म में पड़ा हुआ डेटा, उसको बोलते हैं हम रॉ डेटा। हमने सीधा बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, जैसे हमने पूछा वो लिख लिया, उसने मार्क्स बताया मैंने लिख लिए, मार्क्स बताए मैंने लिख लिए, ओके। तो रॉ डेटा क्या हो गया? रॉ डेटा इज डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म। आपने जो उसको ओरिजिनल फॉर्म में डाटा को रखा तो हमारा रॉ डेटा हो गया। अगला, क्या इस डाटा से मैं क्या क्या कर सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, लोएस्ट कितने हैं? ऑब्वियसली बता सकता हूँ, पर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इसे और किसी उसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्म में। तो आप देखो नीचे जब वो सेकंड उसमें में डेटा दिख रहा है, तो इसने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगा लिया, छोटे से बड़ा रीअरेंज कर लिया डाटा को, ठीक है। तो जैसे उसने रीअरेंज कर लिया, इसमें कहीं उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि रीअरेंज जो डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसको क्या बोलते हैं? तो आप नोट कर सकते हैं, उसको एरे बोलते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर मैं डाटा को अरेंज कर रहा हूँ तो उसको एरे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब डाटा को आपने रीअरेंज कर लिया, अब आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए हैं आपके उन बच्चों में? तो 95 सबसे ज़्यादा आए हैं, 25 जो है सबसे कम आए हैं, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। अब एक अगला वर्ड देखो, रेंज। रेंज क्या है इस डाटा की? तो रेंज क्या होती है डाटा की? रेंज इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जैसे ही आप हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी रेंज आ जाती है। देखिए 95 हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है मेरी, 25 लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है मेरी, तो 95 माइनस 25 इज 70। 70 क्या है? इस डेटा की रेंज है। मतलब रेंज का क्या मतलब हुआ कि 70 नंबर के बीच बीच में आ रहे हैं सबके नंबर, 70 मार्क्स के बीच में ही सबके मार्क्स आ रहे हैं, कि 25 से स्टार्ट होके उसमें 70 मार्क्स यानी 95 तक के बीच में। 70 मार्क्स वैसे 70 मार्क्स नहीं है कि 70 मार्क्स में आ रहे हैं सबके, मतलब 25 से जो 70 जाएंगे आगे तो 95 तक जाएंगे ना, तो वो रेंज है कि उन 75 मार्क्स में, उन 70 मार्क्स में सब कुछ आ रहा है, 95 से स्टार्ट होके 25 तक, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे 70 मार्क्स वो नहीं है कि 70 मार्क्स है ना, 70 आर नॉट मार्क्स, रेंज है कि इसके बीच में सारे मार्क्स रह रहे हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल से ये मैं क्या सिखा रहा है। आपने पिछली बार देखा कि मेरे पास सिर्फ 10 बच्चों का डेटा था मार्क्स का, अब 30 बच्चों का डाटा इकट्ठा करना है जी हमने, 9th क्लास का। तो 30 बच्चों का अगर मुझे डाटा इकट्ठा करना है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सपोज मैं कह रहा हूँ मेरे को पूरे स्कूल का डाटा इकट्ठा करना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर रॉ डाटा मेरी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। उसको इफेक्टिवली लिखने के लिए अगर मैं रॉ डाटा लिखने बैठ गया, बस फिर तो बहुत टाइम कंज्यूम हो गया, सुबह से शाम छोड़ो 4, 10, 15 दिन हो गए। तो जो जैसे जैसे डाटा बड़ा होता जाएगा ना, तो रॉ डाटा वाली फॉर्म हमारे लिए बेकार हो जाएगी। 5-10 तक ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट, ठीक है। तो जैसे ही डाटा ऑब्जर्वेशंस का नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा, जो ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा होती जाएंगी, तो हम क्या करेंगे? हम उनके कॉमन डाटा को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कोई एक डाटा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें उसने बोला है कि 70 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देखो, तो 4 बच्चों के 70 नंबर है, इसका मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है। 4 बच्चों के 70 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको
कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे 70 मार्क्स, और यहाँ पे लिख देंगे 4। यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं मार्क्स, और यहाँ लिखेंगे वर्ड हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। आपकी एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब 74 बार रिपीट हो रहा है, 4 बच्चों के नंबर हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी 70 की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, राइट। अब आप इसमें देखो, सबकी आप ऐसे टेबल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो अब आप देख सकते हैं जैसे 50 कितनों का है, ये 2 मुझे इसी लाइन में दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़े ध्यान से देखना एक एक को, ये गलतियाँ हो जाती हैं तो बहुत ही ध्यान से, मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितनी पूरी मेरे 30 बच्चे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस टाइप से। तो ये 50 बच्चे अगर आए तो 50 बच्चों की 3 है फ्रीक्वेंसी, 3 बार रिपीट हो रहा है 50। ऐसे मैं सारा टेबल बना सकता हूँ किस किस बच्चे के कितने नंबर हैं। हो सकता है कोई बिल्कुल भी रिपीट ना हो रही हो, राइट। तो इसकी हेल्प से बनाया गया टेबल, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट उस पर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखो, थोड़ा सा मैंने फॉन्ट छोटा किया है क्योंकि टेबल पूरा एक उस पर नहीं आ रहा था स्क्रीन पे। तो आप ये देख सकते हो कि अब मैंने इसको टेबल के फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है, ठीक है। मार्क्स मैंने ये लिख लिए हैं, और 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1 बच्चों के आए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कितने बच्चों के आए हैं तो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1 बच्चों का है। ऐसे आप उस डेटा में से एक एक कैलकुलेशन कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसे 70 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 4 के आए। 60 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 4 के आए, ठीक है। 50 हमने किया था, 3 बच्चों के आए, देखो 3 के आए। ऐसे आप उसी डेटा में से सारे कैलकुलेट करते रहो, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सबके आगे आपने उसकी रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब जब आप टोटल करेंगे, अब बच्चे तो टोटल कितने थे? 30 बच्चे थे। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन सबको ऐड कर लो, 1 + 1 2 2 + 3 5 5 4 9 3 12 12 और ये 10 हो गया, 12 और 2 14 14 और 4 18 4 22। इस टाइप से आप ऐड करते रहेंगे, 23 24 26 29 30। तो पूरे आओगे ना काउंट, कोई मिस नहीं हुआ। इन सब का एडिशन जो है हमेशा पूरे के बराबर आना चाहिए, टोटल बच्चों के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ठीक काउंट किया है टेबल, तो बहुत ध्यान से करना है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टेबल, या फिर खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप खाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हो तो उसका मतलब यही होता है कि ये अनग्रुप्ड है, कि इसमें अभी ग्रुपिंग्स नहीं की गई है। तो इसका नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 में डाटा को उसने और बड़ा कर दिया। उसने 100 प्लांट्स का डाटा ले लिया, ठीक है। 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड है। 100 स्कूल्स में 100 लगाए गए, कितने प्लांट सर्वाइव कर गए? तो 100 स्कूल्स का डाटा आपको लिया गया, राइट। तो जैसे पहले स्कूल में 95 सर्वाइव करे, दूसरे स्कूल में 76 करे, तीसरे में 75 करे, ऐसे ये डाटा 100 स्कूल्स का आपको सर्वाइवल का दिया गया। तो अब इतने बड़े डाटा को आप क्या करेंगे? अब तो ग्रुप भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि डाटा इतना बड़ा होता जा रहा है। तो अभी पिछले उसमें हमने देखा था कि अनग्रुप्ड करेंगे, कि हर डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे लिख लेंगे। अब हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे और वो है क्लास, ठीक है। हम अब छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे। और ग्रुप्स कैसे बना सकता हूँ मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ जो भी मेरा सबसे छोटा डाटा मुझे दिख रहा है। जैसे आपको इस डाटा में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? पहली लाइन में आपको देखो 30 में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखो 28 में मुझे छोटा दिख रहा है, ठीक है। उससे छोटा है कोई मेरे पास? देखो 2 से छोटा है। सारे को बड़े आराम से ऐसे देखना। 27 मिल रहा है आपको, देखो, ओके। उसके बाद आपको देखो 2 की लाइन में या 1 की लाइन में कुछ और दिख रहा है, तो 2 की लाइन में मुझे नहीं दिख रहा है कुछ और, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना। तो 20 आपका चल जाए। और सबसे बड़ा डाटा जो है वो आपको यहाँ 95 देखो यहाँ दिख रहा है,
ठीक है, और 90s में और 98 मुझे ये दिख रहा है देखो, ठीक है, 3 फिगर्स का मुझे नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली 20 से 100 तक का मुझे यहाँ पे प्रोग्राम 28 से 98 दिख रहा है, तो ये 70 है। तो हम 10-10 की ले सकते हैं, उसको बोलेंगे क्लास साइज़। जैसे मैं 20 से 30 ले सकता हूँ, 30 से 40 ले सकता हूँ, ठीक है, 5-5 के भी ले सकते हैं, 20 से 25। पर जितनी छोटी क्लास लेंगे उतनी ज़्यादा डिविजन्स हो जाएंगे। तो मैं डिविजन्स को रफली अबाउट 10 डिविजन्स तक रखने में उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, ठीक है। तो आप उसने क्या किया कि यहाँ पे जो डिविजन्स लिया, देखो यहाँ पे नीचे उसने 20 से 29 की डिवीज़न ले लिया, ठीक है। प्लांट सर्वाइव 20 से 29। अब 20 से 29 की जो ये डिवीज़न है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, ग्रुप्स, ठीक है जी। तो ये देखो उसने 20 से 29 ले ली, फिर अगला 30 से 39, फिर अगला 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। तो उसने बेसिकली 20 से ऑलमोस्ट 100 तक का, क्योंकि 98 तक का था, आपने 10-10 उसके बनाए, ठीक है जी, ग्रुप्स, और ले लिए। अच्छा, इसमें खास ख्याल क्या है कि इसमें 29 ऊपर है यहाँ पे, वो फर्स्ट ग्रुप में है, और 30 से सेकंड ग्रुप स्टार्ट है, ठीक है जी। तो कंटिन्यूटी में नहीं है डेटा, यहाँ पे डेटा टूट रहा है, ओके। तो इसमें अब देखो जो क्लासेस उसने बनाई, पहले उसको ले लेते हैं कि ये जो क्लासेस 10-10 की उसने बनाई हैं, 10-10 ट्रीज़ की, तो उसमें क्या हो गया, इन ग्रुपिंग्स को बोलते हैं क्लासेस। क्या बोलते हैं इस ग्रुपिंग्स को? क्लासेस। तो उसने 10-10 इंटरवल की क्लास बना ली है, और क्लास इंटरवल, और इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। एंड देयर साइज इज कॉल्ड क्लास साइज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास विड्थ, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। विच इज़ 10 इन केस, 10 है वो इस केस के अंदर। अब आप ये मत करना 29 - 20 करा 9 लिखा है ना, इसमें जब आप 29 - 20 करते हो तो आपका 9 आएगा आंसर। लेकिन इस केस में आप या तो 20 को छोड़ दे रहे हो, 29 में से 20 माइनस कर दिए, जबकि 20 इन्फॉर्मेशन लेनी है इसके अंदर हमने, 20 ट्रीज भी इसी ग्रुप में है, तो इसीलिए एक ज़्यादा हो जाएगा। 21 से 29 वो 9 होंगे, 20 जब इंक्लूड हो जाएगा तो वो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से गलती हो जाती है। इसमें जो क्लास विड्थ है, अब आपको लग गया पता कि मेरी जो क्लास का साइज़ है उसमें कितने हमने ऑब्जर्वेशंस डाली हैं, उस ग्रुप को क्लास विड्थ और क्लास साइज़ बोलते हैं। और इसमें हमने 10 का ग्रुप लिया है। अब इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। तो जो 20 है, जो उसका इस ग्रुपिंग्स का सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, उसको बोलते हैं हम लोअर क्लास लिमिट, एल से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड है। और 29 को बोलेंगे हम अपर क्लास लिमिट, तो यू से इसको डिनोट कर देते हैं, राइट। तो क्लास विड्थ या क्लास साइज हो गया 10, और लोअर क्लास लिमिट हो गई 20, अपर क्लास लिमिट होगी 29। ऐसे ही हर क्लास की है, इस वाले उसकी इंटरवल की क्या हो जाएगी, लोअर 30 और अपर 39 क्लास लिमिट। इस वाली क्लास की 40 और 49 हो जाएगी, लोअर अपर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमें याद रखनी है। इसके बाद वो उसने देखो टेली मार्क्स इंट्रोड्यूस कर दिए। ये हमें आते हैं छोटी क्लासेस में, हमने देखे हैं कि चलो टेली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे हम? इसका फ्रीक्वेंसी टेबल हम उसी ऊपर वाले डाटा में से कैलकुलेट करके बनाएंगे, ठीक है। अब पहला जो मेरा इंटरवल है वो है 20 से 29 का। तो 20 से 29 में आप क्या करेंगे, बड़े आराम से इस लाइन को देखो, इसमें कोई है नहीं है, इसमें 20 से 29 कोई है, दोनों 20 और 29 को भी देखना है, वो भी इसी में ही लाई करेंगे। तो एक ये आ गया मेरा, एक एक को देखना आपने, एक ये आ गया देखो 20 से 29, हर लाइन को आराम से आपने देखना है, ठीक है। जहाँ से ज़रा सी गलती हुई आपको वो नहीं मिलेगा, ओके। तो मेरे को इसमें 2 लग रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें एक वो लग रहा है, देखो ये रहा। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में आगे से निकल गया मैं। तो आपको इसको बड़े प्यार से आराम से देखना है, मैक्सिमम गलती यहीं होती है। तो अब ये 20 से 29 की मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशंस ये जो मैंने काउंट करी हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई।
ये देखो 20 से 29 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हो गई। अब टेली मार्क्स ये है लेफ्ट में, 3 के 3 वर्टिकल लाइंस मैंने लगा दी टेली मार्क्स। तो ये भी एक तरीका है, विजुअल तरीका दिखाने का, हमें एकदम पता चल जाता है कि आंखों से देख के, नंबर से नहीं, एकदम देखने में लॉजिकल ब्रेन जो है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ देखते ही एकदम जो विजुअल ब्रेन है उसका वो पार्ट यूज़ हो रहा है, और एकदम पता चल रहा है कि 80 से 89 सबसे ज़्यादा, उसके बीच में सबसे ज़्यादा प्लांट सर्वाइव करे हैं 80-89 के बीच में। तो टेली मार्क्स भी एक वो है तरीका है जिससे हम फटाफट एकदम देख के ही पता लगा लेते हैं कि सबसे कम क्या है, 20 से 29 वाले हैं, तो ये देखते ही पता चल रहा है। तो टेली मार्क्स का ये फ़ायदा होता है। ओके ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप 30 से 39 के ग्रुप के काउंट करेंगे, 40 से 49 के ग्रुप के 12 बन जाएंगे, वो काउंट करेंगे, 50 से 59 के काउंट करके 8, बड़े आराम से ये पूरा बना लेंगे। अब जैसे ही आप इसको ऐड अप करके देखेंगे फ्रीक्वेंसी को, 3 + 14 + ये सारी, तो आपकी 100 आ रही है, दैट मीन्स हमारी कोई भी मिस नहीं हुई है। अब टेली मार्क्स के लिए आपको बस वो थोड़ा सा आप क्या याद रखेंगे कि आपका टेली मार्क्स का हम सिर्फ 1 2 3 4 के बाद 5 के लिए हम उसे ऐसे काट देते हैं डायगनल। तो अब जैसे 14 है तो 5 + 5 10 + 4 है, तो 5 का ये ग्रुप, 5 का ये ग्रुप और 4 ये, ठीक है। 12 में 5 5 2 ऐसे सारे टेली मार्क्स हमने बना लेने हैं। तो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो, पिछले वाला जो हमने किया था उसका नाम अनग्रुप्ड था, लेकिन इसमें तो हमने ग्रुपिंग्स कर दी, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आ गया जी आपका, राइट, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स ये जैसे क्लासेस बना दी। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 4। अब देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब 38 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके वेट का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया, ठीक है जी। तो ये वो टेबल है, ठीक है। अब ये भी वैसे ही टेबल है जैसे हमने पीछे कुछ पढ़ा था कि 31 से 35 kg जिनका वेट है वो 9 स्टूडेंट्स हैं, 36 से 40 जिनका है वो 5 हैं। तो अब आप देख सकते हैं क्लासेस कैसी हैं इसमें, 31 से 35 है, 36 से 40 है, ठीक है, बिल्कुल पिछले टेबल वाली क्लासेस है, राइट। तो अब वो कहता है कि अगर मैं इसमें 35.5 kg का और 40.5 kg का बच्चा अगर डाल दूं तो वो कहाँ जाएगा। तो 35.5 का बच्चा देखो आ ही नहीं पाएगा इसमें। क्यों नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे 35 तक का बच्चा आपका फर्स्ट वाले इंटरवल में आएगा, राइट। तो फर्स्ट वाले इंटरवल में आपका इस इंटरवल में आएगा 35 वाला बच्चा, लेकिन 35.5 वाला बच्चा किस इंटरवल में जाएगा, ना तो वो इसमें जा सकता फर्स्ट वाले में क्योंकि इससे छोटा है, और ना वो 36 वाले में जा सकता। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को कंटिन्यूअस बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस डेटा कैसे बनाया जाता है। तो अभी ये जो क्लास इंटरवल है ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, राइट, डिस्क्रीट भी बोल देते हैं हम कभी कभी इन्हें। तो अब इनको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस डेटा में क्या करेंगे, देखो यहाँ 35 है अपर क्लास लिमिट, और अगले इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट जो है वो 36 है। इन दोनों में कितना गैप है, 1 का गैप है, ठीक है। तो उस 1 के गैप को आप डिवाइड कर देंगे तो आधा आधा हो जाएगा दोनों में। तो अगर मैं एक नई क्लास बनाऊंगा, ठीक है, और उस क्लास में मैं आधा जो है यानी 0.5 इधर तो ऐड कर दूंगा अपर क्लास लिमिट्स में, हमेशा सब में ही, ठीक है। जैसे इसमें ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 35.5 बन जाएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, -0.5 ऐड कर रहा हूं मैं, मतलब कि 31 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 0.5, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 30.5, राइट। तो ये 30.5 आ गया आपका। अब इसमें 36 में अगर मैं करूंगा, देखो इसमें से आधा सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बन गया, 35.5 बन गया, और अगले में आपने ऐड कर दिया तो 40.5 बन गया। अब आप ध्यान से देखो, अब क्लास क्या बन गई मेरी, क्लास बन गई मेरी 30.5 से लेके 35.5 तक,
और अगली क्लास बन गई 35.5 से लेके 40.5 तक। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस वर्ड आ गया क्योंकि आपकी क्लासेस अब कंटिन्यूअस है, राइट। तो अब इसमें आपके कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में अब एक क्वेश्चन उठता है। तो पहले एक बार क्या करते हैं, सारा का ये बनाते हैं। 41 का क्या आएगा, 40.5 कम कर दिया आपने, और 45 का 45.5 सारे में ऐड करना है। तो सब में आप 0.5 ऐड कर दोगे अपर लिमिट्स में, तो लास्ट वाली 75.5 हो जाएगी, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे हर लोअर लिमिट में से, तो आपकी 70.5 आपकी ये हो जाएगी लोअर लिमिट। तो अब आप देखो क्वेश्चन एक उठता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि 35.5 कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो दो जगह दिख रहा है मुझे, फर्स्ट में भी दिख रहा है मुझे उसकी अपर लिमिट है, और सेकंड में दिख रहा है उसकी लोअर लिमिट है। कंटिन्यूअस डाटा बनाने का हमें ये एक नुकसान हो गया। तो हम इसको कैसे सेटल करते हैं, हम इसको ऐसे सेटल करते हैं कि 35.5 ऊपर काउंट नहीं होगा अपर लिमिट में, वो हमेशा लोअर लिमिट में काउंट होगा। ठीक है, तो अगर 40.5 भी है तो वो कहाँ काउंट होगा, यहाँ अपर लिमिट में काउंट नहीं होगा, वो काउंट नीचे लोअर लिमिट में होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डाटा में अपर लिमिट काउंट होती ही नहीं है, वो अपर लिमिट लोअर लिमिट में नेक्स्ट क्लास में काउंट होती है। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर 35.5 आएगा अब तो वो सेकेंड इंटरवल में आएगा, ना कि फर्स्ट इंटरवल में आएगा। 35.4 तक आपका फर्स्ट इंटरवल में आएगा। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया कंटिन्यूअस क्लासेस का। तो आप देखते हैं इसको कंटिन्यूअस डाटा में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसे। आप देखो उसने कैसे उसको आधा आधा किया, वही किया उसने। देखो 36 माइनस 35, जैसे जो गैप है उसमें से करके 1 गैप निकाला, गैप 1 को उसने 2 से डिवाइड कर दिया और 0.5 निकल गया। लोअर लिमिट्स में से सब में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में ऐड कर दिया, राइट। तो हमारी क्लास आ गई 30.5 से 35.5, राइट। तो ऐसे ही सारा कर दिया। तो अब आपका जो नया टेबल बना वो क्या बना, ये आ गया आपका नया टेबल। क्लियर है आपको कि नया टेबल में आपने 30.5 से 35.5 और ये सब आपका डेटा एज इट इज़ बन गया। 35.5 से 40.5। अच्छा आप देखो, आप ध्यान दो, ये 40 हो गया, पहले 38 था ऊपर वाले में। तो 38 क्यों हो गया, क्योंकि उसने क्या कहा था कि दो बच्चे 35.5 और 40.5 के दो बच्चे डाले थे ना उसने, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूअस बनानी पड़ी थी क्लासेस की। वो बच्चे कहाँ एडजस्ट होंगे, दो बच्चे छूट गए थे। अब वो दो बच्चे यहाँ आ गए हैं। 35.5 वेट वाला बच्चा ये रहा, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोअर लिमिट लेते हैं, और 45.5 वाला बच्चा भी यहाँ आ जाएगा। तो दो बच्चे बढ़ गए, तो ये 5 से 6 हो गया और ये 14 से 15 हो गया, काउंट बढ़ गया। तो टोटल काउंट 2 से बढ़ गया, 38 की बजाय अब 40 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि रेंज क्या है ना, रेंज छोड़ो, सॉरी, क्लास साइज क्या है, क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल जो है वो क्या है इसमें। तो इसमें जब कंटिन्यूअस डाटा होता है ना, तो कंटिन्यूअस डाटा में सीधा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्लास विड्थ का क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो 35.5 माइनस 30.5 यानी कि 5 आ गई। ठीक है जी, आपकी क्लास साइज क्या आ गया इसमें, 5 आ गया। ओके, तो ऐसे इसमें आप क्लास विड्थ निकाल सकते हैं। तो अब हमें हर टाइप के टेबल बनाने आ गए। ठीक है जी, सबसे पहले हमने कौन सा सीखा, रॉ डाटा। सीधा लिख देना आपने रॉ डाटा एक लाइन में, 2, 4, 7, 5, 3, तो ये रॉ डाटा है। उसके बाद हमने उसको जब ज़्यादा बढ़ गया ये, तो हमने उसकी ग्रुपिंग्स कर दी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया कि सपोज यहाँ पे 2, 3 ऐसे है तो 2 की वैल्यू 2 है, अगर 3 वाली जो है मेरी एक बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, 4 एक बार है, 5 10 बार है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया अनग्रुप्ड का। फिर उसके बाद हमने क्लासेस बनानी शुरू करी कि 1 से 10 मेरी वैल्यूज़ 5 हैं, 10 से 20 मेरी वैल्यूज़ 6 हैं, 20 से 30। ठीक है, इसमें भी हमने क्या देखा कि अगर 10 और 10 रिपीट हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो ये अनकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, तो उसको हमें कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने सीख लिया, राइट। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखी कि लोअर लिमिट वाली वैल्यू काउंट होती है 35.5 बाय कन्वेंशन, ये यूज़ नहीं होती अपर लिमिट।
क्योंकि ये रिपीट कर रहा है ना यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हुआ बनाने।